हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मुझे भी आत्मसम्मान से जीने का हक है। कहाँ से चली आ रही हो? सुभाष ने तल्ख लहजे में अपनी पत्नी प्रिया से पूछा। अपनी सहेली वृंदा से मिलने गई थी। मुझे बताया क्यों नहीं? बताने के लिए आपको फ़ोन किया था, पर आपका फ़ोन व्यस्त आ रहा था। आपके फ़ोन पर मेरी मिस्ड कॉल तो होगी ना? पलट कर फ़ोन लगाकर पूछ लेना चाहिए था कि मैं क्यों फ़ोन लगा रही हूँ। पर आप तो शायद ज़रूरी भी नहीं समझते कि मुझे फ़ोन लगाकर कभी मेरा हालचाल भी पूछ लें। प्रिया ने भी तल्खी से जवाब दिया। बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी जानकारी के बगैर अपने मन से यहाँ वहाँ घूमने भी लगी हो। बहुत दिनों से वृंदा बुला रही थी। मुझे भी घर में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उससे मिलने चली गई। आप भी तो अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, देर रात तक घर आते हैं। मैं तो कुछ नहीं कहती आपसे। वृंदा प्रिया के बचपन की सहेली थी। इत्तेफाक से दोनों ही सहेलियां एक ही शहर में रहती थी। अपनी व्यस्त दिनचर्या में वक्त निकालकर कभी कभार दोनों आपस में मिलजुल कर अपने सुख दुख साझा कर लिया करती थी। यह मत भूलो तुम कि अभी मैं जिंदा हूँ। मेरे जीते जी तुम इस तरह की मनमानी नहीं कर सकती। इस घर का मालिक मैं हूँ। आसपास की सोसाइटी का कुछ ख्याल है तुम्हें? जानती हो ना, मेरे ऑफिस में काम करने वाले सारे सहकर्मी इसी कॉलोनी में ही रहते हैं। मेरे बगैर इस तरह तुम अकेली आओगी जाओगी और कल के दिन लोग तुम्हारे चरित्र को लेकर उंगली उठाएंगे तो मेरी इज्जत तो धूल में मिल जाएगी। कभी सोचा है इस बारे में? मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे आपकी इज्जत धूल में मिले। आपसे बिना पूछे इस घर में सांस लेना भी मुश्किल है। आपका बस चले तो हवा भी आपसे इजाज़त लेकर घर में प्रवेश करे और बाहर निकले। मेरी ज़िंदगी में भी मुझसे जुड़े रिश्तों की अहमियत है। मुझे भी छोटी छोटी खुशियों के साथ जीने का हक है। इतनी ज़्यादा बंदिश में सहन नहीं कर सकती। आप भी अच्छी तरह से यह जान लीजिए। क्या सहन करती हो तुम? ऐसी शानो शौकत, ऐसा रहन सहन? समाज में एक ऑफिसर की पत्नी की पहचान और क्या चाहिए एक स्त्री को अपने जीवन में? अगर तुमसे इस राजसी ठाट बाट में नहीं रहा जाता तो चली जाओ मेरे इस घर से। यहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहीं रहो। अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा, समझी तुम? इतना कहकर गुस्से से पैर पटकता हुआ सुभाष अपने कमरे में चला गया। प्रिया का मन कर रहा था वह चीख चीख कर सारी सोसाइटी को सुना दे कि मुझे भी आत्मसम्मान से जीने का हक है। झूठे दिखावे और झूठी शान की जिंदगी अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। दम घुटने लगा था प्रिया का सुभाष की मानसिकता से। कहने को तो सुभाष ने प्रिया को सब कुछ दिया है, एक अच्छा घर, सारी सुख सुविधाएं, एक अफसर की पत्नी का तमगा। अगर नहीं दिया है कुछ तो आत्मसम्मान से जीने का हक। घर में हर काम सुभाष की मर्जी से होता है। प्रिया के हर काम में मीन में निकालना, बात बात पर उसको छोटी मानसिकता का ताना देना। अगर घर के बाहर भी निकलना है तो सुभाष के बगैर वह कहीं जा नहीं सकती है। कितना शौक था प्रिया को खुली हवा में आसमान के नीचे योगा करने का, लेकिन सुभाष को यह भी पसंद नहीं। उसका कहना था कि इस तरह खुले में योगा करने से लोग क्या कहेंगे। कमरे के अंदर तुम्हें जो करना है वह करो। इस तरह से बाहर निकलकर यह सब करके मेरी इज्जत मत उछालो। शाम को खाना खाने के बाद भी टहलने के लिए उसे सुभाष की मर्जी का इंतज़ार करना पड़ता। अगर उसका मन होता तो वह साथ में जाता और अगर नहीं होता तो प्रिया को कमरे के अंदर ही टहलना पड़ता। जबकि सुभाष अच्छी तरह से जानता था कि प्रिया को इसकी प्रॉब्लम है। अपने भविष्य को लेकर सुभाष के साथ कितने सपने सजाए थे प्रिया ने, लेकिन एक एक करके सारे धूमिल होते चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सब उसकी ज़िंदगी एक रोबोट की तरह हो गई है। आखिर वह भी तो एक इंसान है।
उसके जीवन, उसके सपने, उसकी आशाओं का क्या? बात बात पर अपने पति की बंदिशों को सहन करने वाली प्रिया क्या सुभाष को अपने अस्तित्व का एहसास करा पाएगी या नहीं? आज तो हद ही हो गई। कितनी आसानी से सुभाष ने उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। एक पल भी नहीं सोचा आखिर अपने जन्म के रिश्तों को छोड़कर वह किसके सहारे ब्याह कर आई है। कितनी आसानी से एक पुरुष यह कह देता है कि यह मेरा घर है, तो एक स्त्री का अस्तित्व क्या? क्या वह सिर्फ पुरुषों के हाथों की कठपुतली है जो उनके इशारों पर नाचती रहे? जरा सा अपने मन का कुछ कर ले तो उसे सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। सुभाष का स्वभाव प्रिया की समझ से परे था। कभी कभी तो उसे लगता कि सुभाष कितनी परवाह करने वाले पति हैं, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही वह अच्छी तरह से समझ गई थी कि उन्हें अपनी ऊंची पोस्ट का अभिमान है। सुभाष और प्रिया की शादी एक सादे समारोह में की गई थी, क्योंकि प्रिया का परिवार विवाह का खर्चा ज़्यादा नहीं उठा सकता था। प्रिया का घर सुभाष के ननिहाल के पास ही था। सुभाष की माँ अलका जी प्रिया को बचपन से ही पसंद करती थी। भले ही प्रिया का घर परिवार मध्यम वर्गीय था, पर उनके संस्कार अलका जी को सदैव यह सोचने पर मजबूर कर देते थे कि अच्छे परिवार की मजबूत नींव संस्कारों पर ही निर्भर करती है। कहीं ना कहीं अलका जी के पति गिरीश जी भी मन ही मन प्रिया को सुभाष के जीवन संगिनी के रूप में देखते थे। तभी तो अलका जी के मन की यह इच्छा पूरी हो पाई, क्योंकि अलका जी ने भी सदैव सुभाष के पिता गिरीश जी की मर्जी के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत किया था। कितना चाहा था उन्होंने सुभाष डॉक्टर बने, पर गिरीश जी चाहते थे कि सुभाष एक इंजीनियर बने। अपने बेटे को डॉक्टर बनते देखने की चाहत अलका जी के मन में दरी की दरी रह गई थी। अपने पिता की मर्जी के अनुसार सुभाष एक इंजीनियर बना और बहुत ही जल्द सरकारी नौकरी पाकर एक बहुत बड़े पद पर कार्यरत था। सुभाष की तरक्की का पूरा श्रेय गिरीश जी खुद लेते। मजाल है कभी कोई उनके सामने अलका जी की तारीफ में दो शब्द भी बोल दे। यह सुभाष के परिवार के संस्कार ही थे जो वह बचपन से देखता चला जा रहा था। अलका जी के साथ गिरीश जी का सदैव हर बात में हस्तक्षेप रहता था। आज खाने में क्या बनेगा से लेकर कौन कब क्या कर रहा है, ये सब कुछ गिरीश जी की मर्जी से होता था। मजाल है उनकी मर्जी के खिलाफ कभी दाल में तड़का भी लगा हो। अगर उन्हें सादा दाल खानी है तो सभी वैसी ही खाएंगे। परिवार के सभी सदस्य यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने ज़रा भी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो गिरीश जी के गुस्से का सामना अलका जी को करना पड़ेगा। कभी भी सुभाष ने अपनी माँ को अपनी मर्जी चलाते नहीं देखा। शायद यही बात उसके मन में गहरी पैंट बना गई थी कि पत्नियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। घोर निराशा के क्षणों में अक्सर प्रिया अपनी सासू माँ अलका जी से बात करके अपने मन को हल्का कर लिया करती थी। अलका जी हमेशा प्रिया को यही समझाती कि भले ही सुभाष गुस्सैल प्रवृत्ति का इंसान है, गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है, परंतु वह मन का बहुत साफ है। तुम अपने जीवन में सुभाष की बातों का बुरा मत माना करो। लेकिन आज प्रिया ने अलका जी को जब बताया कि अब तो सुभाष बात बात में ये कहने लगे हैं कि यह घर मेरा है, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा, अगर तुम सहन नहीं कर सकती तो निकल जाओ मेरे घर से। अपने बेटे से अलका जी को इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। कहीं ना कहीं उन्होंने सुभाष के अंदर अपने भी तो संस्कार दिए थे। क्या वह सब कुछ भूल गया? सिर्फ पिता के नक्शो कदम पर चलना उसे याद रहा। प्रिया को दिलासा देते हुए अलका जी ने कहा कि तुम मेरी सलाह मानो तो अपने आगे की पढ़ाई शुरू करो। एक बार तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, फिर तुम्हें सुभाष की गलत बातों को सहन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने का सुख बहुत सुकून देता है। जिस प्रकार जीवन व्यतीत करने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक उसी प्रकार अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। एक बार तुम सुभाष से पूछ कर देखो, अगर वह तुम्हें आगे बढ़ने की इजाज़त देता है तो ठीक है, वरना तुम अपने मायके आकर अपने आगे की पढ़ाई शुरू करो। जो भी खर्चा आएगा सब कुछ मैं उठाऊंगी। अब तक मैंने बहुत सहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी वही घुटन भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, पर शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर बनकर तुम मेरी इच्छा पूरी करो। बीएससी में तुम्हारा सब्जेक्ट साइंस तो था ही, और तुम पढ़ने में भी बहुत अच्छी हो। मुझे लगता है कि तुम मेरा सपना ज़रूर पूरा करोगी। सुभाष को अपनी ज़िंदगी में इतना महत्व मत दो कि उसके खराब व्यवहार का असर तुम्हारे जीवन पर पड़ने लगे। सचमुच आज प्रिया अपने आप को भाग्यशाली समझ रही थी। भले ही सुभाष का स्वभाव जैसा भी हो, पर अलका जी में सदैव उसे अपनी माँ का प्रतिबिंब दिखता था, और आज उनकी बातों से उसके मन में नई आशाएं, नए सपनों का आगाज हो चुका था। अपनी सासू माँ के द्वारा दिखाए गए सपनों की डगर पर क्या प्रिया आगे बढ़ पाएगी? प्रिया अच्छी तरह से जानती थी सुभाष से आगे की पढ़ाई जारी रखने की परमिशन लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब प्रिया अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचती तो उसकी रूह कांप उठती। अच्छे मूड में सुभाष प्रिया को जितना सुख देता था, मिजाज बदलने पर उतने ही कड़वे शब्दों के प्रहार करता। अभी तो विवाह के 1 वर्ष भी ना हुआ था, और सुभाष की बंदिशों से और उसके मूड मिजाज से वह घबरा गई थी। फिर तो पूरी उम्र का सवाल था। प्रिया ने अपनी सासू माँ के सहारे अब अपने जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया था। वह भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होकर सुभाष के झूठे अभिमान को जवाब देना चाहती थी। आज शाम जब सुभाष अपने ऑफिस से आया तो विनम्रता पूर्वक प्रिया ने कहा, सुनो जी, आप तो सारा दिन ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, मैं घर पर सारा दिन बोर होती रहती हूँ। आप कहो तो मैं अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर लूँ। पढ़ाई में व्यस्त रहूँगी तो मन भी लगा रहेगा। पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाओगी तुम? रहोगी तो तुम घर पर ही, फिर बेवजह का शौक क्यों पालना? दम में आकर सुभाष ने कहा, आप इस तरह की बातें करके मुझे हतोत्साहित नहीं कर सकते। मैं भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अब यह आप मेरी इच्छा समझ लो या चाहत। बहुत सोच विचार करने के बाद ही मैंने आपके सामने बात रखी। देखो, मेरे पास फिजूल की बातों का वक्त नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम शांति से घर पर रहो और अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। अब विवाह के बाद तुम आगे पढ़ाई करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि मैं अपनी बीवी को अच्छे से रख नहीं सकता। गुस्से में लाल होते हुए सुभाष ने कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे इजाज़त नहीं ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मुझे लोगों की परवाह नहीं, बस मुझे आपके विचार जानने हैं। तब फिर आप क्या कहेंगे? प्रिया ने भी अपनी बात विनम्रतापूर्वक रखते हुए कहा, तुम मेरा जवाब अच्छी तरह से जानती हो। अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहो, वरना इस घर से तुम जा सकती हो। इतना कहकर सुभाष अपने कमरे में चला गया। प्रिया अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और सुबह होते ही अपना सारा सामान समेटकर आंखों में आंसू लिए अपने मायके चली गई। सुभाष वही कुर्सी पर बैठा हुआ उसे जाते देखता रहा। एक बार भी उसने प्रिया को रोकने की कोशिश नहीं की। सारी रात आंखों में आंसू लिए ही निकल गई। अरहाहट पर लगता था कि मानो जैसे सुभाष उसे लेने के लिए आए हों। बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी, शायद सुभाष का मन बदल जाए। लेकिन सुबह होते होते तक प्रिया ने अपने मन को समझा लिया था कि वह किस से उम्मीद कर रही है, जो अपने झूठे अहंकार में आकर ज़रा सी बात ना मानने पर बात बात में घर से निकाल जाने की धमकी देता है। ऐसा लगता है मानो जैसे मैं उनके जीवन में ज़बरदस्ती शामिल कर दी गई हूँ। अगर उन्हें मुझे रोकना ही होता या मनाना ही होता तो घर की दहलीज क्यों पार करने देते?
वहीं हाथ पकड़कर रोक लेते। स्त्री का मन भी कितना भावुक होता है। एक बार अनजाने व्यक्ति के साथ जब जीवन की डोर बंद हो जाती है तो उसका साथ ही जीवन में महत्वपूर्ण हो जाता है। गुस्से में प्रिया घर छोड़कर तो आ गई थी, लेकिन रह रहकर सुभाष की यादें आंखों से आंसू बनकर उसके मन को तड़पा रही थी। आज प्रिया को एहसास हो रहा था कि वह सुभाष से कितना प्यार करती है, लेकिन शायद सुभाष को उसके प्यार की कदर ही नहीं है। अब तो प्रिया का निश्चय और दृढ़ हो गया था। अब आगे बढ़े हुए कदम पीछे लेना नामुमकिन था। अपनी सासू माँ अलका जी की सलाह मानकर प्रिया ने कदम आगे तो बढ़ा लिया। अब क्या वह अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर पाएगी? उसकी मेहनत रंग लाएगी? उसके इस निर्णय पर सुभाष की क्या प्रतिक्रिया होगी? माँ, तुमने ये कैसी लड़की से शादी कर दी मेरी, जो जरा सी बात पर घर छोड़कर चली गई? फोन पर नाराज होते हुए सुभाष ने अपनी माँ से कहा, एक लड़की जो अपने जन्म के रिश्ते को छोड़कर तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर आई है, बात बात पर तुम उससे ये कहते हो कि यह घर मेरा है, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ चलना है तो घर छोड़कर चली जाओ। इसको तुम छोटी सी बात कहते हो? क्या उसका तुम्हारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं? क्या वह सिर्फ एक चाबी की गुड़िया है? क्या तुम्हारी नज़रों में उसका कोई सम्मान नहीं? ऐसे संस्कार तो मैंने तुम्हें नहीं दिए थे। तुमने तो मेरी परवरिश को ही लज्जित कर दिया। दुखी होते हुए अलका जी बोली, बचपन से लेकर अब तक तुमने देखा है कि तुम्हारे पिता की मर्जी से चलते हुए कितनी बार मैंने अपमान की कड़वाहट सही है। क्या तुम्हें इससे ज़रा भी नहीं सीख मिली कि मुझे अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? जवाब दो मेरी बातों का। अब चुप क्यों हो? सुभाष ने एक खामोशी ओढ़ ली थी, क्योंकि अलका जी ने उसे सच्चाई का आईना जो दिखा दिया था। अपनी तानाशाही और अपने झूठे अहंकार को परे रखकर जब सुभाष ने अलका जी की नज़रों से देखा तो सचमुच वह अपने आप को गुनहगार की श्रेणी में पा रहा था। आखिर शादी के बाद उसने प्रिया को अपनी मर्जी से सांस लेने तक की आज़ादी दी ही कहाँ थी? सब कुछ तो उसकी मर्जी से करती थी वह। आगे पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त ही तो मांगी थी उसने। कितनी आसानी से कह दिया घर से चली जाओ। सदैव लोग क्या कहेंगे बस उन्हीं की परवाह की, पर उसके इस आचरण से उसकी जीवन संगिनी को कितना दुख पहुंचता है, इसकी परवाह तो उसने कभी की ही नहीं। आज सुभाष अपनी सोच पर शर्मिंदा हो रहा था। प्रिया की गैर मौजूदगी में रह रहकर उसे भी प्रिया की याद आ रही थी। अब वह अपनी एक एक गलती से आत्मसात हो रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। सुभाष की यादों में खोई प्रिया को लगा शायद सुभाष आए हैं। दौड़कर दरवाज़ा खोलकर देखा तो सचमुच सुभाष ही खड़े थे। क्षण भर को तो प्रिया दंग रह गई। 8 दिनों में ही कैसी हालत हो गई है सुभाष की, मानो जैसे बरसों से बीमार हों। अपने ख्यालों में खोई प्रिया सुभाष को दरवाजे पर ही खड़ी निहारती रह गई। अब क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगी? उसकी तंद्रा तोड़ते हुए सुभाष बोले। हाँ हाँ, आप अंदर आइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो? 2 घड़ी मेरे पास बैठो। मुझे अपने झूठे अहंकार का एहसास हो गया है। जिस प्यार और सम्मान की तुम हकदार थी वह मैं तुम्हें नहीं दे पाया। झूठे अहंकार के कारण सदैव मैंने तुम्हारे अस्तित्व को नकारा है। ये मैं भूल गया था कि एक पुरुष का अस्तित्व सदैव नारी से ही होता है। सचमुच तुम्हारे बगैर मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। इतने दिनों की दूरी में यह मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि अपने झूठे अहंकार के कारण मैंने तुम्हारे प्यार और समर्पण की कदर नहीं की। मुझे माफ़ कर दो और अपने घर चलो। तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ रहकर करना। तुम्हें भी अब अपने घर में पूरी आज़ादी है। चलो प्रिया, अपने घर वापस चलो। इतने प्यार और अधिकार से कही गई सुभाष की बातें सुनकर प्रिया की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। सारे गिले शिकवे एक क्षण में दूर हो गए। अपने नए जीवन की शुरुआत
सुभाष ने प्रिया की इच्छाओं को पूरी करने से की। प्रिया ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। उसने अच्छे नंबरों से मेडिकल की प्रवेश की परीक्षा पास कर ली थी। सुभाष के सहयोग और प्रिया की लगन और मेहनत से आज अलका जी का सपना पूरा हुआ। प्रिया आज डॉक्टर बनकर एक सफल स्त्री रोग विशेषज्ञ बन गई थी। अब उसकी गिनती शहर के नामी गिरामी डॉक्टरों में गिनी जाती है। अब सुभाष का नज़रिया बिल्कुल बदल गया था। लोग क्या कहेंगे, इस सोच को उसने अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दिया था, क्योंकि अपने जीवन के अनुभव से वह इतना तो समझ गया था कि लोगों के कहने की परवाह ना करके अपने से जुड़े रिश्तों की परवाह करना और उनकी खुशियों के प्रति ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।